अहम केसेस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनमें से एक केस है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त भी गिरफ्तार हैं और उनकी बाकायदा तस्वीरें आपको अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, जिनमें मेरे जानने वाले 2-3 लोग हैं। मियाँ आबाद फारूक हैं, मैं उनको जानता हूँ। उसके अलावा एक और साहब है, वकील हैं, मैं उनको जानता हूँ। फिर हसन न्याजी, उनको मैं जानता हूँ, 1-2 और लोगों को भी। तो ये लोग भी अभी गिरफ्तार हैं और ये मिलिट्री कस्टडी में हैं और इनके ऊपर जो है वो फौजी अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जो है वो पेंडिंग था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें एक दरखास्त दायर की हुई थी और अब ये केस सुना जाएगा और 8 तारीख को यानी आज के दिन में ये केस सुना जा रहा है। जबकि कल एक और बड़ा अहम केस है जो सुना जाएगा और वो है दोबारा से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक दरखास्त है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें हारने वाली जमातों में बांट दी थी और जो जीतने वाली जमात है उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये केस बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया है। उसकी वजह यह है कि कादी फायद ईसा साहब इस केस के आगाज में ऐसा लगता है कि जो कादी फायद ईसा साहब का बज़ाहिर मौक़िफ़ नजर आता है, ज्यादा जजेस शायद उस तरफ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि जजेस की सोच हकाइक को देखने के साथ साथ बदली और जजेस को आइडिया होना शुरू हो गया, या उनके रिमार्क से हमें आइडिया होना शुरू हो गया कि जजेस ये सोचते हैं कि अवाम की एक्चुअली राय क्या थी। अवाम ने जिन पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट किया, क्या मखसूस नशिस्तें उन पॉलिटिकल पार्टीज को देकर अवामी मंशा से ज्यादा उन्हें नवाजा जा सकता है या ये माले गनीमत दिया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को? तो उसमें अब जजेस की ज्यादातर राय ये आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते ही हैं कि अब जो कल वाली समाअत आएगी 9 तारीख वाली, उसमें इस मामले का क्या बनेगा और ये मामला किस तरफ बढ़ता है। तो ये तो 2 बड़े अहम केसेज हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़ेरे इल्तवा केसेज हैं उनकी तादाद 58,000 से जायद हो गई है। अब ये कादी फायद ईसा साहब के सोचने की बात है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में केसेस इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कभी भी तारीख में इतने ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही कादी फायद ईसा साहब के दावे थे और जिस तरह वो बात करते थे जुडिशरी के बारे में, अवाम को इंसाफ देने के बारे में, तो हमें ये लगता था कि जब कादी फायद ईसा साहब आएंगे तो केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन काजी फायद ईसा साहब के आने के बाद केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं और अभी जो नया डाटा है उसके मुताबिक 58,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े हैं। तो बजाय इसके कि काजी फायद ईसा साहब वो केसेस सुने जिनमें लोग एतराज करते हैं, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो साफ कहती है कि काजी साहब हमारे केसेस ना सुने। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक आता है, काजी साहब उसमें बेंच का हिस्सा बन जाते हैं नॉर्मली, और वो फैसले तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आते। तहरीक इंसाफ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है काजी साहब से, और काजी साहब जो है उनकी तवज्जो इधर लगती है, जबकि 58,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है जो नहीं होने चाहिए। एक और खबर है नाज़रीन, और ये डॉन अखबार ने खबर दी है और ये बहुत बड़ी खबर है। इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा था, मेरी कुछ और लोगों से बात भी हुई, और जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि आपको जोड़ के और हिलाकर रख देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है जो अब आपके सामने आने वाला है। और क्योंकि डॉन अखबार ने इसको लिखा है तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को भी जानते हैं। दूसरा, मैंने जो पावर सेक्टर में लोगों से बात की तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है और उनका ये कहना है कि वाकई बिजली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है और जो इंकशाफ है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पावर डिवीजन ने जुलाई 2024 से टैक्सों और ड्यूटीज के साथ मुख्तलिफ स्लैब के हिसाब से जो तफसीलात जारी की है पावर डिवीजन ने, वो तफसीलात ये बता रही है कि पाकिस्तान में बिजली के यूनिट की जो ज्यादा से ज्यादा कीमत है वो बढ़ते बढ़ते 69 रुपए 27 पैसे तक पहुंच गई है। यानी जो लोग थोड़ा सा खाते पीते लोग हैं, उनके घर के अंदर 1-2 एसी चलते हैं या बिजली का ज्यादा इस्तेमाल है, टेलीविजन चलता है, इंटरनेट चलता है और वो कपड़े भी इस्त्री करते हैं और बिजली का इस्तेमाल उनका थोड़ा ज्यादा है, तो उनके लिए लगभग 70 रुपए का एक यूनिट उनको बिजली का पड़ेगा, और ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो बुनियादी एक बिजली के यूनिट की कीमत थी वो 16 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो 70 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक कितनी है। यानी जो शख्स 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा उसको जो बिल पड़ेगा वो 37.5 रुपए का पड़ेगा फी यूनिट। 37.5 रुपए फी यूनिट उसको पड़ेगा। और याद रखिएगा 100 यूनिट बिजली फ्री थी, मुफ्त थी। ये जो इक्तदार में जमाते हैं इनके बकौल, इन्होंने कहा था कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। इनका यह दावा था कि 300 यूनिट तक पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त मिलेगी, इससे ज्यादा जो इस्तेमाल करेगा उसको बिल देना पड़ेगा। अब आप मजे की बात ये देखें कि 100 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 38.5 रुपए का आपको यूनिट पड़ेगा, कहां 16 रुपए का था, अब 100 यूनिट वाले को 38.5 रुपए पड़ रहा है। 200 यूनिट तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 45 रुपए 15 पैसे का यूनिट पड़ेगा। 300 यूनिट तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50 रुपए 17 पैसे का यूनिट पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे 50 रुपए का यूनिट, 50 रुपए से ज्यादा का यूनिट, ये उस बिजली की मद में ले रहे हैं जो बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी। यानी 300 यूनिट तक इन्होंने मुफ्त करनी थी, 300 यूनिट वाले को 50 रुपए 17 पैसे का एक यूनिट मिलेगा, जितनी इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ा दी है।
और 400 यूनिट तक जो है वो 56 रुपए 73 पैसे, 500 यूनिट तक 59 रुपए 76 पैसे, और 600 यूनिट तक 61 रुपए 71 पैसे, और 700 यूनिट तक जो है वो 600 से 700 यूनिट तक जो है वो 63 रुपए 24 पैसे, और इससे ज्यादा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको 69 रुपए 27 पैसे का यूनिट पड़ेगा। तो ये जनाब इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खाल उतारी है, और सिर्फ यही नहीं कर रहे, इनके और बड़े मंसूबे हैं। यानी अभी एक नई खबर ये आई है कि दोबारा से बिजली की कीमत में इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। दोबारा बिजली की कीमत क्यों बढ़ानी है वो तफसीलात भी मैं आने वाले वक्त में आपके सामने रखूंगा, और कितनी बढ़ाने जा रहे हैं वो तफसीलात भी आपके सामने आ जाएगी। बिजली का बिल अभी एक आया आपको जुलाई के महीने में, ये जो अगस्त के महीने में आपको बिजली का बिल आएगा, अच्छे खासों की चीखें निकल जाएगी। खासे जो खाते पीते लोग हैं ना, उनको भी लग पता जाएगा बिजली की जब कीमत आएगी अगस्त के महीने में। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, याद रखिए, ये सारा कुछ अब रुकेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो डैम्स के थे या जो पावर के प्रोजेक्ट थे, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने आकर रोक दिए हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो जो सस्ती बिजली बनने के आपके मंसूबे थे वो तो रुक गए हैं। तो आपको अब आईपीपीएस की महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, और कुछ इतलात के मुताबिक, अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि जो आईपीपीएस के मुआहदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है उनको रिन्यू भी किया जाएगा। ये इतलात पहुंची है मेरे तक, आने वाले दिनों में इसकी तस्दीक हो जाएगी। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा, ये खबर जो है इसके ऊपर आपने गौर करना है कि एक्चुअली ये वारदात कैसी डालते हैं। अली रामे साहब ने ये खबर दी है, वो ये बताते हैं कि अब तक जो हुकूमत पंजाब है, आए हुए कितना अरसा हुआ उनको, अभी उन्होंने अपनी 100 दिन की इश्तेहारी मुहिम चलाई है, लोगों को पैसे दे दे के, लालच दे दे के, उन्हें कह कह के, उनसे फनकारों से, टिकटॉकर से कि चलाओ जनाब हमारी तारीफें करो। तारीफें करवाई हैं, वो सारे लोग बेचारे फंस गए हैं, वो बेचारे सफाइयां देते फिर रहे हैं। कोई बेचारा अपने वीडियो डिलीट कर रहा है, कोई नई वीडियो बना के डाल रहा है इमरान खान के हक में, मरियम नवाज के खिलाफ, क्योंकि पब्लिक का रिएक्शन ही बड़ा सख्त था। अब मामला यह है कि अली रामे साहब ने बताया कि अब तक 5 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है पंजाब हुकूमत। किस मद में? ये जनाब इश्तिहारी मुहिम की मद में, जो पंजाब हुकूमत ने अपनी तशहीर करनी है उसमें अब तक 5 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। 74 करोड़ रुपए साबका बकाया जाते हैं, और नए माली साल के लिए जो बजट है उसमें 3 अरब रुपए रखे गए हैं। तो आपका जो हक हलाल का पैसा है ना, जो आप अपना पेट काट के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देते हैं, वो अपनी जाती तशहीर के लिए, मरियम नवाज साहबा अपनी शक्ल लगाने के लिए, अपने वालिद साहब का मुंह लगाने के लिए, और ये जब भी कभी ये खानदानी बीमारी है, ये जब भी कोई इश्तिहार लगाएंगे ना अपने मुंह फिट करेंगे उसके अंदर, हमेशा जब भी कोई इश्तिहार लगाएंगे उसके अंदर अपना मुंह लगाएंगे, उस इश्तिहार के पब्लिक का पैसा इस्तेमाल होगा और मुंह इनके लगेंगे, चेहरे इनके लगेंगे, उसके अंदर पैसा पब्लिक का इस्तेमाल होगा, और अपना नाम बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे, बाकी जो मैसेज है वो छोटा 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 करके लिखेंगे। तो पैसा ये ऐसे मीडिया को बांटते हैं, तो फिर मीडिया इनके खिलाफ कैसे बोलेगा? अब देखें ना, एक ही चीज के ऊपर इन्होंने कितना पैसा लगाया, करोड़ों रुपए की इन्होंने तशहीर कर दी सिर्फ और सिर्फ सस्ती रोटी के ऊपर। और सस्ती रोटी के ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इन्होंने इतना ढिंडोरा पीटा, और ये आमिर सईद अब्बासी साहब है, दीगर बहुत सारे सोर्सेज सबने खबर दी है, और खबर ये बता रही है कि रोटी फिर से महंगी, नई कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। और ये कैपिटल नान बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद ने रोटी और नान की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब पंजाब के अंदर भी वो जो नान बाई एसोसिएशन है वो कह रहे हैं रोटी कीमत हम इतनी रख ही नहीं सकते, दोबारा आटा महंगा हो गया है। ये हुआ क्या, जरा इसको समझे। पहले तो किसान की गंदम खरीदी नहीं मरियम नवाज ने, उन्होंने कहा जी इसको इतना तंग कर दो किसान को, ये कोड़ियों के भाव, क्योंकि उन्होंने वोट तो डाला नहीं हमें। जब किसान ने मरियम नवाज को वोट नहीं डाला तो फिर मरियम नवाज ने किसान से लिया बदला उन्होंने ऐसे लिया कि उनसे गंदम नहीं खरीदी, उनकी पहले ऐलान कर दिया, ऐलान करके नहीं खरीदी, वो गंदम उनकी पड़ी रही। बाद में उनसे जो है वो मिडल मैन किस्म के लोग जो होते हैं, या ऐसे लोग जो पैसा डबल करना जानते हैं, वो उनके पास गए और उनकी मजबूरी से फायदा उठाकर किसानों की गंदम ओने पोने खरीद ली उन्होंने। जब उन्होंने ओने पोने खरीद के अपने पास स्टॉक कर ली तो अब मार्केट में उन्होंने गंदम महंगी करके निकाली, ज्यादा कीमत में निकाली, और जब मार्केट में वापस ज्यादा कीमत में गंदम आई तो फिर आटे की प्राइस बढ़ गई। अब जब आटे की प्राइस बढ़ रही है पिछले चंद दिनों से, तो फिर जो रोटी लगाने वाले हैं ना, नान बाई एसोसिएशन, वो कह रहे हैं हम उतने की रोटी नहीं बेच सकते जितने की ये दावे कर रहे हैं। तो एक चीज के ऊपर इतना पैसा खर्च किया और ये हालत उसकी कर दी। एक और खबर मैं आपको इससे रिलेटेड दे देता हूं, इकोनॉमी का इन्होंने कैसे बेड़ा गर्क किया है। ये एक खबर है, मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे, और ये मोहम्मद जुबैर साहब अकेले नहीं कह रहे, ये शहबाज राणा साहब हैं, द ट्रिब्यून में वो लिखते हैं, और इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज पे वो प्रोग्राम भी करते हैं, जो बेहतरीन कुछ लोग रिपोर्टिंग करते हैं इकोनॉमी के ऊपर और इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उनमें एक शहबाज राणा साहब भी हैं। ये खबर यह है कि हुकूमत रोजाना के हिसाब से 58 अरब रुपए कर्जा ले रही है, और यह काम हुकूमत ने किया गुज़िश्ता 31 दिनों में। लगभग 1700 अरब रुपए से जायद का कर्जा उन्होंने लिया है 31 दिनों में, और यह तकरीबन बनता है कुछ 58 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से। अब ये पैसा जा कहां रहा है, किसके पास जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है? क्या आपको अपने आसपास कहीं पे नजर आ रहा है? हमें तो ये नजर आ रहा है कि ऐवान सदर में गाड़ियों का खर्चा बढ़ गया है, हमें नजर आ रहा है कि इनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हमें ये पता चल रहा है कि वज़ीर आला हाउस का और वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ गया है, हमें ये पता चल रहा है कि जहां इनका दिल करता है ये 4-4 तनख्वाहें एडवांस दे देते हैं,
हमें ये पता चल रहा है कि अरकान असेंबली ने अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा ली हैं। हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने अपने अलाउंसेस भी बढ़ा लिए हैं। हमें ये पता चल रहा है कि अवामी मंसूबे बंद कर दिए गए हैं, खासतौर पर केपी पे, और बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू कर दी गई कि मीडिया को इश्तिहारों से नवाजा जा रहा है। तो ये 58 अरब रुपया योमिया कहां जा रहा है? क्या किसी के पास इसका जवाब है? यदि कोई इसका जवाब देना पसंद करेगा या कोई हमें हिसाब देगा पाकिस्तानियों को कि हमारे नाम के ऊपर रोजाना जो 58 अरब रुपए का कर्जा लिया जा रहा है वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? तो ये योमिया के हिसाब से 58 अरब बनते, मोहम्मद जुबैर ने कहा, और यही सवाल उठाया शहबाज राणा साहब ने। अब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक और इंकशाफ कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के बॉर्डर से याद रखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि रोजाना 40-40 टन के 200 टैंकर्स आते हैं, 200 टैंकर्स रोजाना फ्यूल लेकर ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, रोजाना 200 टैंकर्स आते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते। ये कौन सी मंतक है? ये शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। क्या मुश्किल थोड़ी है, ये टैंकर्स गुजर के ही आते हैं ना किसी न किसी जगह से, किसी ना किसी के सामने से गुजरते ही होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 200 गाड़ियां गुजर जाएं और पाकिस्तान को पता ही ना चले। तो ये पता तो चलता है। अब ये शाहिद खकान अब्बासी साहब ने सवाल उठाया, इसका जवाब भी आना चाहिए। और एक सवाल जो है वो उठाया महमूद खान अचकजई साहब ने। उन्होंने कहा कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों के कपड़े उतारे जाते हैं, फिर आप इनसे तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। इस मुल्क पर खुदा ना खास्ता किसी और मुल्क का कब्जा हो जाए तो वो भी यही सलूक करेंगे, फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? महमूद खान अचकजई साहब ने यह कहा है। एक और चीज है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहे और चाइना के मामलात में, इकोनॉमी के मामलात में ये बात करते रहे और साबिक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो इनका एनालिसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने और नजम सेठी साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, फिर एक सवाल आपके सामने रखता हूं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर में इंतखाबात में एंटी एस्टेब्लिशमेंट लहर आ रही है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट लहर पाकिस्तान से शुरू हुई है। पाकिस्तान में वो पार्टी जिसका बैलेट पेपर पर नाम नहीं था वो जीत गई। इसका मतलब है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। वहां भी एस्टेब्लिशमेंट फारिग हो गई, यहां भी फारिग हो गई। ये मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। नजम सेठी कह रहे हैं ये वक्त इमरान खान का है और इमरान खान के अलावा कोई भी सियासी जमात कामयाब नहीं हो सकती। मौका अगर किसी को मिलेगा तो इमरान खान को ही मिलेगा। इस वक्त अवामी मौक़िफ़ है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। ये काम इमरान खान ने कर दिया है। अवाम इसलिए तो इमरान खान के साथ खड़ी है क्योंकि इमरान खान खड़े हो गए हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। ये नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के बारे में। देखिए, इस रियलिटी को अब पाकिस्तान जितनी जल्दी मान लेगा ना उतनी जल्दी हम मसाइल से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो हुकूमत बनी हुई है वो पब्लिक के साथ सिंक नहीं हो पा रही। लोगों ने इनको वोट नहीं डाले, ये जबरदस्ती आकर फॉर्म 47 के जाली पेपर्स के ऊपर इक्तदार में बैठ गए। अब अपने इक्तदार में बैठे रहने के लिए कभी अवाम को डंडे मारते हैं, कभी सियासी लीडरों को उठा के जेलों में डालते हैं, कभी सहाफियों को और सियासतदानों को गायब करवा देते हैं, कभी सहाफियों को और सियासतदानों को गिरफ्तार करवा देते हैं, कभी मीडिया को इश्तिहारात देकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, कभी अपने सियासी मुखालिफिन को जबर के साथ दबाते हैं, कभी ये जजेस के ऊपर अटैक कर देते हैं, कभी उनकी तस्दीक करते हैं, उनका डाटा लीक करते हैं। तो बहुत अजीब अजीब काम करने के बावजूद कभी ये कानून साजियां शुरू कर देते हैं अजीबोगरीब किस्म की, ना जिनकी कोई मंतक है, ना कोई सारा है, ना कोई पायर है। तो ये अजीबोगरीब काम करके ये पब्लिक के साथ सिंक नहीं हो पाएंगे। ये जबरदस्ती के इक्तदार को तूल दे पाएंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे, लेकिन उस इक्तदार के तूल में पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। हम रोजाना के हिसाब से नीचे गिर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को इस बात का इदराक करना चाहिए कि इमरान खान इज रियलिटी। लोग उसको वोट डाल रहे हैं, लोग उसको इक्तदार में देखना चाहते हैं। उसके पास अगर मसाइल का हल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो लोगों ने क्योंकि उनको वोट दिया, उनको मौका दिया जाए। लोगों को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, तब तक आप निजाम को ऐसे ही घसीटते रहेंगे, वो चलेगा नहीं। निजाम का पहिया चलेगा नहीं, आप इसको घसीटते रहेंगे और वो रगड़ खा खा के मजीद नुकसान करता रहेगा। नाज़रीन, एक खबर यह है कि उमर यूब साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उनको बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अपोजिशन लीडर एक तगड़ी वॉइस होता है और अपोजिशन लीडर को जेल में डालना ख्वाहिश है। मियां वाली और इस्लामाबाद पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर यूब के घर पर छापा और उन्होंने कहा जी कि ATC सरगोदा की जानिब से मेरे खिलाफ काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई, जिस पर इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा है और ये फॉर्म 47 की पैदावार वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत एजेंसियों के हमरा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। वादे कर दूं, बानी PTI के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा, मियां वाली पुलिस कह रही है कि जी तरदीद कर रही है कि हमने छापा नहीं मारा। उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर वायरल हुई है कि हमने इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा है, तो हम इसकी तरदीद करते हैं। और लेकिन दूसरी जानिब जो है वो मुकदमा भी मौजूद है और उनका एक दावा भी मौजूद है। दोनों खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। बहरहाल, अगर उमर यूब साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसर अपोजिशन के लिए शायद एक नया फैसला करना पड़े। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब लोग उमर यूब साहब को अपना सेक्रेटरी जनरल भी रखना चाहते हैं। जब वो मीटिंग करते हैं, इमरान खान साहब ने भी उनको रखा और वो भी ये चाहते हैं कि वो बतौर अपोजिशन लीडर भी अपना रोल प्ले करते रहे। लेट्स सी, होता कि आप तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।